और इसीलिए यहाँ पर कुलकर्णी सर सवाल यही हो रहा था कि ये जो आरोप लगाए जाते हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है केंद्र की तरफ से, या सरकार एक्शन की अगर बात करती है, तो ये सब राजनीतिक महत्व के लिए हो रहा है या वाकई करप्शन के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की जाती है इन सब के खिलाफ? क्योंकि यहाँ मैंने आपके आगे पूरी फहरिस्त रखी कि किस तरीके से एनसीपी के नेता हो या शिवसेना के नेता हो, सभी ईडी की रडार पर रहे। लोगों पर तो शिवसेना के नेता है और वो आए हैं, इस तरह से कार्रवाई होती दिख रही है। लेकिन कुछ मामलों को अगर हम ध्यान दें तो एक बात पता चल जाती है हमें कि ये मामले बहुत पुराने हैं। बहुत पहले से इनके ऊपर धीरे कार्रवाई होती आ रही है। जैसे ये पत्राचाल वाला मामला है, ये बहुत पुराना मामला है और इसमें एक करके सामने आ रहा है। अब छगन भुजबल वाला मामला तो सारा का सारा जब छगन भुजबल सत्ता में थे। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें जी। तब वाला है अनिल देशमुख वाला मामला, जब वो गृह मंत्री बने, मतलब सत्ता के अंदर थे, तब वाला है। जब ये सारे मामले एक तो बहुत पुराने हैं या अचानक से इस तरह से सामने आए हैं कि जिनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते उन चीजों को। मतलब अनिल देशमुख ट्रांसफर वाले मामले को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। सारे के सारे मामले राजनीतिक हेतु से प्रेरित है ऐसा मुझे नहीं लगता है। आपके लिस्ट जरूर सरनाईक, वाइकर, ये सारे मामले हैं। वाइकर वाला मामला भी पुराना है, आज वाला नहीं है। इन सारे मामलों के कनेक्शंस उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ते हैं। मतलब वाइकर की प्रॉपर्टी जुड़ी है रश्मि ठाकरे के साथ, पाटनकर उद्धव ठाकरे के साले है। ये जो यामिनी जाधव, यशवंत जाधव है, इन्होंने सीधे तौर पे अपने डायरी में लिख दिया है कि पैसा मातोश्री को गया है जी। अनिल देशमुख ने भी ये दावा किया है कि सारे के सारे ट्रांसफर उद्धव ठाकरे के द्वारा किए जाते थे। अब संजय राउत तो ठाकरे फैमिली के बहुत ही करीबी है, तो स्वाभाविक तौर से सारे मामले उद्धव ठाकरे या शिवसेना। ठीक है। प्रवीण राउत का जिक्र करना भी यहां पर जरूरी है, जो कि संजय राउत के करीबी बताए गए और पात्रा चावल घोटाले मामले में ही उनकी गिरफ्तारी हुई। सीधा सवाल अखिलेश, मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह के मामले अभी तक खुलते हुए नजर आ रहे हैं, जो जानकारियां सामने आ रही हैं, क्या अब संजय राउत पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? सीधा सवाल। ये मुमकिन है कि संजय राउत को भी हिरासत में लिया जाए और उनके ऊपर ये तलवार लटक रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 2 समन्स को डिनाई किया और खुद से एक तारीख उन्होंने तय की कि मैं 7 अगस्त को आऊँगा, लेकिन उसके पहले एक ऑडियो क्लिप का वायरल होना, ऑडियो क्लिप में जिस तरह से एक वरिष्ठ पत्रकार बता भी रहे थे, वो धमकी दे रहे हैं कि इस प्लॉट को मेरे नाम पे या तो सुजीत पाटकर के नाम पे किया जाए, क्योंकि जो स्वप्ना पाटकर है वो अपने पति से सेपरेट हो चुकी हैं और अलग रहती है। तो ये मामला है कि अगर वो प्लॉट को अपने नाम करने की बात कह रहे हैं, तो यानी कि अब तक तो डिनाई कर रहे थे कि उनका कोई लेन देन नहीं है, किसी प्लॉट को जानते नहीं, पत्रा वाला चाल को जानते नहीं, लेकिन धमकी में ये बात सामने आ रही है। और जो रिकॉर्डिंग हुई है वो पुलिस के पास पहुंची है, ईडी के पास पहुंची है। ईडी पर भी वो सवाल उठा रहे हैं कि ईडी जो है ये पहले ड्रग्स हवाला रैकेट में जो लेन देन होती थी उसके ऊपर करती थी, लेकिन अब हिंदुत्व खतरे में है। इसी को लेकर उन्होंने एक रोक ठोक कॉलम भी लिखा है जिसमें उन्होंने सवाल उठाया है। साथ ही सिंपैथी लेने के लिए उन्होंने कांग्रेस के नेता और एनसीपी के नेताओं पे जो ईडी की रेड हुई है, कार्रवाई हुई है, उनको भी लिखा है। तो ये पूरी तरह से अखिलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ शिवसेना के नेता चिंटू शेख जुड़ रहे हैं। चिंटू जी, आप एक बात बताइए कि एक नाम सामने आता है, उसके बाद ईडी कार्रवाई कर रही है। अब शिवसेना ये आरोप लगा रही है कि नहीं, ये बदले की कार्रवाई है, और बाहर नारेबाजी हो रही है उनके घर के बाहर। तो ये शिवसेना क्यों अलग से दबाव बनाना चाहती है? और अगर दबाव नहीं बनाना चाहती है, तो मैं देख रहा था संजय राउत का ट्विटर हैंडल पिछले कई घंटों से एक्टिव है, वो लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं। वो अपने समर्थकों से अपील क्यों नहीं करते कि वो भी जांच में सहयोग करें और जो समर्थक खड़ा है बाहर वो भी हंगामा ना करें, जांच होने दें, चीजें निकलकर खुद सामने आएंगी। देखिए, जांच तो चल रही है, मगर जिस तरीके से उनके घर पे जाना, इंक्वायरी करना, उन्होंने ऑलरेडी अपने एडवोकेट के थ्रू लेटर सबमिट किया था कि संसद चल रहा है, जैसे संसद का सेशन खत्म हो जाएगा मैं खुद ईडी के सामने पेश होगा, और ऑलरेडी ईडी के सामने पहले भी पेश हो चुके। मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार ईडी का उपयोग कर रही है, कांग्रेस के राजनीतिक 12 रहे और 2014 से लेकर अब तक 3000 रहे और रिजल्ट की 5%।
भी विरोधकों के ऊपर, जो अपोजिशन में है उनके ऊपर सिर्फ ईडी की कार्रवाई हो रही है, दबाव तंत्र यूज हो रहा है, एक प्रेशराइज टैक्टिक यूज हो रही है, एक टारगेट किया जा रहा है। पहले याद रखिए, संजय राउत एक पत्रकार है, उसके बाद संजय राउत एक शिवसेना के लीडर है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं। संजय राउत के शिवसेना की तोप है, फायर स्टिकर है, ये बार बार दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसियां तो अपना काम करेंगी ना सर। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, क्योंकि मामले में नाम सामने आया है। देखिए, काम कर रही है, हम उनको सहयोग कर रहे हैं। संजय राउत साहब खुद ईडी के कार्यालय में गए थे, उन्होंने स्टेटमेंट दी, उनकी वाइफ गई थी, उन्होंने स्टेटमेंट दी, सहयोग कर रहे हैं। मगर जिस तरीके से घर के ऊपर आना, रेड करना, सुबह आके ये सेम नवाब मलिक की टैक्टिक यूज हो रही है, जिस तरीके से किया है। और जो लोग अपोजिशन में बोलते हैं उनके ऊपर ईडी कार्रवाई क्यों उनको टारगेट? मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी सर, आगे इस पर आपसे चर्चा करेंगे। इस बीच ये भी बता देते हैं कि किस तरीके से अभी फिलहाल संजय राउत को ईडी के सवालों का सामना करना पड़ रहा है और ये पूरा मामला आखिर है क्या, गोरेगांव का पात्रा चौल घोटाला आखिर है क्या। आपको बता दें, पात्रा चौल मुंबई के गोरेगांव में स्थित है। 47 एकड़ जमीन पर यहां पर फ्लैट बने थे और सरकार ने चौल में रहने वाले किराएदारों के लिए एक स्कीम भी बनाई थी। अब सरकार ने 672 किराएदारों को फ्लैट देने की ये स्कीम बनाई थी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि HDIL कंपनी की गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कंपनी को 672 फ्लैट चौल के किराएदारों को देकर 3000 फ्लैट MHDA को देने की बात कही गई थी, जबकि फर्म ने ना तो चौल के लोगों के लिए फ्लैट बनाए और ना ही महाडा को कोई फ्लैट मिले। गुरु आशीष कंपनी ने जमीन 8 अन्य बिल्डर्स को 1034 करोड़ रुपए में बेच दी। इसके अलावा जिस HDIL ने ये दोनों घोटाले किए, उसके डायरेक्टर प्रवीण राउत और सारंग वधवन का नाम सामने आया। जब ईडी ने प्रवीण को पकड़ा तो संजय राउत का नाम भी इसमें सामने आया और प्रवीण की पत्नी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा को 83 लाख रुपए का कर्ज भी दिया था और साथ ही कर्ज का इस्तेमाल राउत परिवार की तरफ से दादर में एक फ्लैट खरीदने के लिए किया गया। इस बीच जांच शुरू हुई तो संजय राउत की पत्नी वर्षा ने 55 लाख रुपए प्रवीण की पत्नी को लौटाने की बात बताई और साथ ही ये भी बताया कि ये भी पता लगा कि घोटाले का एक और आरोपी सुजीत पटकार की संजय राउत की पत्नी के साथ जो ट्रांजैक्शन है उसके तहत भी जांच की जा रही है, क्योंकि एक साथ मिलकर अलीबाग में यहां दोनों के जमीन खरीदने की भी बात सामने आई थी। और इस बीच जिस तरीके से लगातार इन्वेस्टिगेशन हो रही है अंजलि, ये भी देखा जा चुका है कि 5 अप्रैल को जब कार्रवाई हुई थी तो अलीबाग की इसी संपत्ति को कुर्क कर दिया गया था, सील कर दिया गया था। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।